कौन सी गाड़ी आपका पहला प्यार है जो छेड़ते छेड़ते आपका प्यार बन गई? कि तू ऐसी गाड़ी बनाइयो जो सर्विस ना मांगे रास्ते में। मेरी माँ तो डंडा लेके मेरे पीछे भागती थी। शी नेवर वांटेड मी टू डू दिस। सर आपके हिसाब से जो विंटेज कार है वो गर्लफ्रेंड है या बीवी? वो अभी तक नहीं मान के राजी कि उनसे गलती हुई और गलती मान लेते। हमारे को भगवान ने हाथ दिए और दिमाग दिया एंड वी मैनेज टू गेट आउट। वो टायर भी अगर हल्का सा इधर उधर होता था तो माय फादर यूज्ड टू नो कि अच्छा आज गाड़ी आपने चलाई है क्या? कि हम तो एआई को भी फेल कर देंगे। आगे आने वाला जादू क्या है? क्या ये उड़ने वाली कारें होंगी? मैं दुनिया को कहता हूँ, मैं क्या इंजीनियर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, मेरे को इंजीनियर बनने के लिए 25 साल लगे। सबसे ज्यादा खराब चीज जो है वो है बैटरी। खुली किताब। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर बातें बनती हैं यादें और यादों से बनती है कहानियां। आज हम जिन शख्स से बात कर रहे हैं उनका जिक्र अगर जब ऑटोमोबाइल की बात होती है तो अगर उनका जिक्र ना हो तो वो जर्नी अधूरी सी रहती है। आज हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब हैं। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर आपकी जर्नी से मैं थोड़ा स्टार्ट करना चाहूंगी। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब आपने आपका ये ऑटो एक्सपर्ट और उसका आप एक नाम लेके चल रहे हैं। आपका प्यार जो शुरू हुआ गाड़ियों से लेकर ये स्टार्ट हुआ सर कॉमिक्स के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए, मैं तो पार्टीशन चाइल्ड हूँ और हमारी जो लाइवलीहुड है हैज़ नॉट बीन हंकी डोरी जैसे आजकल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गिज्मोज हैं। सो वी हैड अ बेसिक लाइफ एंड इन द बेसिक लाइफ आई गॉट इन्वॉल्व इन द इंटरेस्ट ऑफ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मैकेनिक्स एंड थिंग्स। तो जो मैं पहली 10 साल में पहली बारी जो मैंने किसी चीज़ को छेड़ा था, 10 भी नहीं था मैं, आई वॉज ओनली 8-9 ईयर्स ओल्ड, वॉज माई मदर साइकिल। माई मदर जाती थी स्कूल पढ़ाने के लिए साइकिल पे, 7 किलोमीटर जाती थी, 7 किलोमीटर आती। उनकी पैरासाइकिल होती थी जो पैराट्रूपर्स के पास होती थी। तो वो बस सैटरडे को हमारे हाथ लग गई क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी और उन्होंने देखने नहीं थे। हमने चुप कर से खोला उसको और जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद मेरे को अपने हिसाब से तो वो ठीक थी, पर मंडे को वो स्कूल नहीं जा सकी। तो उसके बाद हमारी थोड़ी सी हजामत हुई शाम को। तो पता लगा कि ठीक था, आपने जोड़ तो दी थी पर उसकी एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट्स नहीं कर सके। तो ऐसे ही जिंदगी बढ़ती गई, चीज़ें करते रहे, छेड़खानी करते रहे, चीज़ें एक्सप्लोर करते रहे, कभी घड़ी खोल लेनी, कभी कुछ कर लेना। तो ऐसे करते करते फाइनली स्कूल के अंदर भी मैं यही करता था। हमारे जो टीचर होते थे वो अपने स्कूटर या कार लेके आते थे, तो वो मेरे को दे देते थे कि बेटा ये ले जाओ, आज शाम को घर ले जाओ, वहां पर ठीक करके कल सुबह ले आना। तो सर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे गाड़ियां ठीक करने के लिए दे रहे, मैकेनिक वाला काम मुझे नहीं, दे रहे? मेरे को तो इंटरेस्ट था, तो आई यूज्ड टू लव इट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हु एल्स, वाइस प्रिंसिपल हमारे स्कूल का, वो अपनी कार मेरे को दे रहा है। जो 3,000 बच्चे हैं उनमें से एक ही बंदा मिला। तो सर स्कूल में फायदा हुआ उस चीज का? देखिए, फायदा ही फायदा है। आज मैं देखिए मैं आपके सामने बैठ के बात नहीं, वो वाइस प्रिंसिपल से फायदा मिला। वाइस प्रिंसिपल का फायदा यही था कि उसको फायदा मिल गया कि उसकी गाड़ी ठीक हो गई बगैर बीइंग चीटेड, और मेरे को फायदा मिल गया कि मैंने सीख लिया कुछ उसको खोल के जोड़ने का। बिकॉज आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट और मेरी ऑब्जर्वेशन ही इज माई फोटे। देख के ही मैंने एक बारी आई कैन रजिस्टर ये कैसी चीज़ ये बनेगी या कैसी बननी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई क्रिएट। आई एम अ वेरी क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग। तो मेरी जो सारी लाइफ हिस्ट्री ही ओनली इज क्रिएशन। तो क्रिएट करते करते मैं आज यहाँ पे पहुंच गया हूँ आपके पास। आप सब बोलो, जैसे सबसे पहले आपने जो छेड़ा वो साइकिल को छेड़ा, फिर आप गाड़ियों को छेड़ते रहे। तो ऐसे ही छेड़ते छेड़ते जो पहला प्यार है, क्योंकि कौन सी गाड़ी आपका पहला प्यार है जो छेड़ते छेड़ते आपका प्यार बन गई? मेरे को 1967 में मैं सिर्फ 20 साल का था, तो मेरे को एक फोक्सवैगन मेरे पास आई थी, बीटल। उसका इंजन खराब था, तो वो मैंने उसको विद कॉन्फिडेंस हमने उसको घर में खोल लिया और उसको ऑफ कोर्स विद व्हाटएवर टाइम इट टुक, और वो हमने ठीक करके असेंबल करके और दे दी। तो दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्फिडेंस कि मैं 20 साल का, एंड विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी उस्ताद जी, विदाउट गोइंग टू एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, आई हैव मैनेज्ड टू डू ऑल दिस माई सेल्फ। तो सर ये जब आप रिस्टोर करते थे, गाड़ियां ठीक करते थे, कभी घर वाले नहीं आते क्या टाइम पास कर रहे हो या तुम वाकई तुम्हारा इंटरेस्ट है? मेरी माँ तो डंडा लेके मेरे पीछे भागती थी। शी नेवर वांटेड मी टू डू दिस। इट वाज ओनली माय फादर। वही कहते थे बेटा ठीक है, जो तेरे को इंटरेस्ट है तू करता रहे। तो मैं अपनी माँ से छुप छुप के ये काम करता था।
और ये जो भी गाड़ियाँ या स्कूटर या टू व्हीलर में करता था अपने, आई डिडंट डू इट फॉर बिजनेस बट फॉर माई प्लेजर एंड फॉर माई एक्सपीरियंस। तो वो मैंने उसके ऊपर से गेन किया और मैं चोरी चोरी साइडों में बैठ के अपना काम करता था। सर, आप जैसे जैसे आपका ये जो जर्नी थी स्टार्ट हुई, प्यार और बढ़ा, फिर आप रैलीज में जाने लगे। एक आपका किस्सा बड़ा दिलचस्प है 1985 हिमालयन रैली का, उस पे अगर आप थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि वो एक किस्सा ऐसा है जो शायद एक आपका एक कॉम्पिटिटिवनेस और साथ ही साथ आपकी स्पोर्ट्समैनशिप उसको दर्शाता है। देखिए, हिमालयन रैली 1980 में शुरू हुई थी बॉम्बे से। तो 2 साल वो बॉम्बे से दिल्ली आती थी, दिल्ली से फिर हिमालयाज़ में जाती थी। तो ये जो था ना जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, दिस वाज रिडंडेंट। तो ऑर्गेनाइजर्स फाइनली थॉट के वो दिल्ली से ही शुरू करेंगे। तो जब दिल्ली से शुरू हुई 1982 के अंदर, तो आई वाज जस्ट नॉविस। रैली का शौक, धुन जरूर था। कितने साल के रहे होंगे सर उस समय? मैं उस टाइम पे होऊंगा, आई वाज अबाउट 30 years old अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे को धुन था रैलीज का जब लंदन सिडनी मैराथन आती थी 1967 में। लंदन सिडनी मैराथन, इट केम वाया वाघा बॉर्डर, केम इनटू दिल्ली। रंजीत होटल होता था आसिफ अली रोड पे, वहाँ पे रात को रुकी थी। वहाँ पे उनको हमने कुछ थोड़ी सर्विस या हेल्प करी, वट एवर वी कुड डू। और वो करके एंड देन दे ज़ूम्ड ऑफ। हम नहीं जानते थे उनको, बट हमारा इंटरेस्ट था कि हम जाके उनकी हेल्प करें एंड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो वो पहली रैली थी। उसके बाद फिर 77 में फिर से हुई लंदन सिडनी मैराथन, फिर हमने पार्टिसिपेट किया। और फिर हमने पार्टिसिपेट करते करते उनको दिल्ली से बाहर तक भी जाके सी ऑफ करके आए। हालांकि दे वर वेरी फास्ट। उनकी जो लीड कार थी that did from Delhi to Bombay in under 12 hours. So that is not a joke. 1400 किलोमीटर उन्होंने चलाई गाड़ी। और उन दिनों के अंदर ये एक्सप्रेस हाईवेज नहीं होते थे, टूटी फूटी सड़कें होती थी, बट यस दिन रात को गाड़ियाँ चलती थी एंड दे वर वेरी वेल equipped with lights and all. तो on the basis of that they used to fly 150 किलोमीटर की स्पीड पे जाएं, जिसके साथ 125 किलोमीटर की एवरेज निकले, तब जाके आप पहुंच सकते हैं बॉम्बे 12 घंटे के अंदर। सो दैट दोज वर द सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। और वो रिकॉर्ड्स हमारे दिमाग के अंदर भी ऐसे ही पड़े रहे कि हम भी हो सकता है किसी वक्त वी मे भी। तो माई फर्स्ट जर्नी वॉज द 82 हिमालयन रैली which was a disaster. My car broke down after 3 days. 7 दिन की रैली थी और तीसरे दिन हमारी गाड़ी पौड़ी के राइट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन रात को टूट गई। अच्छा, ये कोई हादसा था या मतलब चलते चलते नहीं, वो मैकेनिकल फेलियर हो गया, उसका डिफरेंशियल टूट गया। सो वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। और जब तक हमारी सर्विस टीम आई वहाँ पे 6-8 घंटे के बाद, बाय दैट टाइम वी वर आउट ऑफ द रैली। बट यस, हमने सीखा बहुत। और वो सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि 83 में और 84 में अपनी क्लास आई वन एंड देन डिसाइडेड टू कम्पीट विद द फॉरेनर्स। 25 से 30 फॉरेनर्स आते होते थे, वर्ल्ड चैंपियंस फ्रॉम कीनिया, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम बेल्जियम, यहाँ से सारे आते थे। एंड दे मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी फैक्ट्री बैक्ड। कोई सुबरू होता था, कोई टोयोटा का होता था, कोई ऑडी का होता था। तो हम वी हैड अ लिमिटेड बजट। 27,000 रुपये की सेकेंड हैंड गाड़ी हमने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से खरीदी 1 साल पहले। उसको हमने खोल के स्ट्रिप करके और फिर हमको रैली प्रिपेयर किया। मतलब उसको आप असेंबल करते थे? आप पहले पूरी उधेड़ दी, पूरी रीइंफोर्स करी और फिर उसको असेंबल किया। तो मेरा नेविगेटर था, अरुण नाथ उसका नाम था। तो उसने कहा था कि तू ऐसी गाड़ी बनाइयो जो सर्विस ना मांगे रास्ते में, इट शुड नॉट ब्रेक डाउन। मैंने कहा ठीक है। हमने सो आई ट्राइड माई बेस्ट और हमने ऐसा ही हुआ कि मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जो कि सर्विस थोड़ी बहुत मांगी, विच एज अ फर्स्ट एड हमने उसको दी रास्ते में। बट टू द एक्सटेंट के अमंग्स द टॉप रनर्स आई वॉज रनिंग 4th ओवरऑल इन द लास्ट 3-4 days। जबकि मेरा जो नेक्स्ट था फ्लोरी रूट हार्ट, वो वाज रनिंग 3rd इन अ सुबरू। वो उसकी गाड़ी कंपेरेटिव सेक्शन में चोपड़ा में ख़राब हो गई। उसकी बैटरी डेड हो गई। तो वो किनारे में खड़ा हुआ था, रात को 2-3 बजे का टाइम था।
मैं रुक के पूछा, मैंने कहा भी ठीक ठाक है, क्योंकि इट्स अ डेंजरस एरिया, इट्स एनिमल इन्फेस्टेड। ओके। तो मैं कहा सब ठीक, कहता नो, माई कार ब्रोक डाउन, आई नीड न्यू बैटरी। तो मैंने कहा यू टेक माई बैटरी एंड यू गिव मी योर बैटरी, एंड मेरी बैटरी, उसकी बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, मेरी बैटरी से तू चल पड़ो आगे। सो ऐसे ही करते करते 6 कंपैरेटिव सेक्शन थे एंड ही वाज रनिंग थर्ड। Logically speaking, I could have just said goodbye to him and I would have been third on the podium. But as a sportsman, I thought, no, it is my duty to, firstly, as a human being, to bail him out, कि हाँ पर dangerous area, और दूसरा, if he has a fast car and if he is a better driver, why not? I mean, he should win. Exactly. So that was the formula. ये नहीं था कि by elimination you win. You have to win on a field. सर ये आप स्पोर्ट्समैनशिप बता रहे हैं 1985 की, अभी आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है गाड़ियों के अलावा? अगर मेरे को सब चीजों में है, स्पोर्ट्स में आई एम एन ओल्ड स्पोर्ट्समैन। मैं अपने स्कूल में, इट वाज द ओनली टाइम हिस्ट्री के अंदर ऑफ माय स्कूल के गेम्स कैप्टन रिमेन देयर फॉर 2 years। गेम्स कैप्टन या हाउस कैप्टन या हेड गर्ल हेड बॉय आर ओनली फॉर 1 year, द लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल। हाँ, लास्ट ईयर होता है वो तो। आई बिकेम 1 year earlier. So with the result, I was such a good sportsman that the school thought that I should be games captain for 1 year before. Okay. And for 2 years, I was in this games captain. तो सर आप एशिया कप भी फॉलो कर रहे होंगे, ये जो आपने स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात बोली अभी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ और अब फिर होना है, और लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई एक जो स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं, हैंडशेक का एक प्रोसीजर है, हालांकि कोई लॉ नहीं है, आप मिलाए ना मिलाए वो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से, लेकिन जिस तरीके का आपने एक्शन देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में एज अ स्पोर्ट्समैनशिप, आपको लगता है दैट वाज गुड जेस्चर या उसको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए, ये इट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड मोर देन एनीथिंग एल्स। इट इज द सेंटिमेंट्स, जो इस वक्त हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी हर्ट एंड दे आर वेरी डीप। तो अंडर प्रोटेस्ट ये मैच खेला भी गया। सो जो हिंदुस्तान ने किया कि शेक हैंड नहीं किया, वाज ओनली एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट, कि द वर्ल्ड शुड नो कि व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे आर नॉट एग्रीइंग इवन टिल डेट। जो आज तक जो उनका माहौल है, वो अभी तक नहीं मान के राजी कि उनसे गलती हुई और गलती मान लेते। सो I don't see anything wrong. जो नहीं हैंडशेक किया is purely under protest. Although if you look at it logically, yes, आप कोई भी गेम खेलें तो you have to, टेनिस खेलें तब भी आप शेक हैंड करते हैं, और टेनिस खत्म होने के बाद तब भी आप बॉक्सिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ होते हैं। बट दिस इज डेफिनेटली अंडर प्रोटेस्ट, जो भी कुछ हुआ, फॉर विच आई थिंक आई स्टैंड बाय माई कंट्री। सर चलिए अब आते हैं क्रिकेट से वापस आपकी गाड़ियों पे, आपके प्यार पे। सर आपके हिसाब से जो विंटेज कार है वो गर्लफ्रेंड है या बीवी? क्योंकि एक उसको या तो शोपीस की तरह रखा जाए या फिर उसको अपने साथ निभाने वाली कार की तरह देखा जाए। देखिए, कुछ तो अपने गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं जो कि उसको लेके घूमे फिरे और दुनिया को दिखाएं, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड आई हैव, और लोग पलट पलट के भी देखते और हैं। पलट के फिर देखें। हाँ। और कुछ ऐसी हैं वैल्यूबल गाड़ियां हैं जो अपनी बीवी की तरह उनको शोरूम के अंदर सजा के रखनी पड़ती हैं, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन हैव प्लेजर ऑफ दैट। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर दोज कार। मेरे पास 25-30 गाड़ियाँ हैं, एंड टुडे आई एम एट अ क्रॉस रोड व्हेन आई एम गेटिंग ऑफ एज, एंड मेरी लड़की हैं सिर्फ, और मेरे को पता है कि बच्चे आगे नहीं संभाल सकेंगे। आई एम ऑनरेबली पार्टिंग विद देम। मैं जो उनको संभाल सकता है, बच्चों में से सबसे पहले उनकी चॉइस है, माई ग्रैंड सन, माई ग्रैंड चिल्ड्रन, माई सन इन लॉज, जो उनको संभाल सकते हैं, जो प्लम व्हीकल्स हैं उनको ऑफर किए, और जो बाकी की हैं, whoever has the interest, let them take it. So that is my philosophy, क्योंकि ये एक इनहेरिटेंस है which has to go forward. लेकिन सर थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि आप इतने प्यार से, इतने सालों से आप रखते आ रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, आप मान नहीं सकते। टू हैंड ओवर कार, जब मैं लिख रहा था अपने विल के अंदर और मैं दे रहा था कि ये गाड़ी इस ग्रैंडसन को जाएगी, या मैंने कहा जब तक मैं हूँगा तब तक मेरे पास ही रहेगी, तुम मालिक जरूर बनोगे बाद में, बट
till that time I am the owner. क्योंकि सर मेरे को भी याद है, क्योंकि अब मतलब जिसको प्यार होता है गाड़ियों से, जैसे हमारे फादर भी थे साहब थे, तो जैसे अब आपने अगर गाड़ी कहीं निकाली, हम जैसे आप चुपके चुपके करते, तो हम भी से प्यार था तो हम भी निकाल लेते थे कि चलिए एक रोड ट्रिप पे जाते हैं, करते हैं। वो टायर भी अगर हल्का सा इधर उधर होता था तो माय फादर यूज्ड टू नो कि अच्छा आज गाड़ी आपने चलाई है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये हमारे इतना पैशन रहता है गाड़ी में। पैशन की बात छोड़ो, तो हमने सीखा कैसे गाड़ी। 12-13 साल की लड़का था जब घर के अंदर गाड़ी होती थी, हमारी बजरी वाली ड्राइववे होती थी, एंड द ड्राइववे वाज गुड 100 मीटर्स लॉन्ग। पुराने बंगलोज थे ब्रिटिश टाइम के। तो उस वक़्त हम रात को जब हमारे पिताजी सो जाते थे, हम चुप कर से गाल निकाल के धक्का मार के बाहर जाकर स्टार्ट करके कनॉट प्लेस का पूरा चक्कर लगा के लाके वापस रख दी, और फिर पेड़ से डाल लेके और ट्रैक सारे साफ कर दिए, सो कि पता ना लगे ये गाड़ी रात को बाहर गई थी। तो आप बच जाते थे। उनको पता नहीं लगा। फिर बाद में ऑब्वियसली बाप हैं, उनको पता तो लगा होगा ना किसी वक्त, बट देन बाय दैट टाइम ही रियलाइज कि ये अब अपनी गाड़ी संभाल सकता है, चला सकता है। बट उन्होंने इनकरेज नहीं किया, बट मना नहीं किया। लेकिन सर अभी जैसे एक होता है ना कि अगर आपको अभी बोला जाए कि भाई आपको रोड ट्रिप पे जाना है और आपको अपनी एक कार चुननी होगी, आपकी जर्नी पूरी अगर बात की जाए, तो कौन सी कार ऐसी है जो आपको लगता है हाँ मेरी रोड ट्रिप पे मेरी ये फेवरेट कार होनी चाहिए। देखिए, अब तो गाड़ियां बहुत आ गई हैं, और पहले जो ओरिजिनल कहते होते थे एसयूवी ओरिजिनल जब होती थी, दे यूज्ड टू बी ऑल व्हील ड्राइव, और अब तो आई कॉल देम सूडो एसयूवीज। 2 व्हील ड्राइव हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, एंड फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज आर मोस्ट यूजलेस व्हीकल्स ऑन ऑफ रोडिंग। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने उनके अंदर कुछ गिज्मोज लगा दिए हैं जिसको ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं, जिसके साथ दे आर नॉट अ कंप्लीट एसयूवी, बट एटलीस्ट फ्रॉम रफ सेक्शन आप थोड़ा बहुत निकल सकते हैं। बट कहीं दलदल में फंस जाएं तो आप उनके साथ नहीं निकल सकते। कोई ऐसी गाड़ी सर जिसने आपको रास्ते में धोखा दिया हो कभी। बहुत गाड़ियों ने दिया है ऐसे, पर द गुड थिंग इज के हमारे को भगवान ने हाथ दिए और दिमाग दिया, एंड वी मैनेज टू गेट आउट। आपने किसी गाड़ी को धोखा दिया? नहीं, मैंने कभी नहीं धोखा दिया, पर मेरे को अभी तक याद है जब हम रैली करते थे तो हम रूट सर्वे के लिए जाते थे, तो मेरे पास एक जिप्सी थी जिसके अंदर हमने अपग्रेड करके डाल रखा था एक कंटेसा का इंजन। वो हम दलदल में फंस गए, और दलदल के अंदर फंसने से रेडिएटर डैमेज हो गया। अब रेडिएटर डैमेज हो गया इन अ गॉड फॉरसेकन एरिया, तो क्या करें, कैसे भी उसको ठंडा करके हम थोड़ा सा बाहर सड़क पे आए, और हमको पंसारी की दुकान मिली, वहाँ से हमने इसबगोल लिया और हल्दी ली, और वो मिक्स करके हमने रेडिएटर के अंदर डाल के पानी के साथ मिक्स करके जहाँ जहाँ वो डैमेज हुआ था वो लीकेज बंद हो गई, और हम पंचकूला से चंडीगढ़ तक आराम से पहुँचे, वहाँ अपना रेडिएटर ठीक कराया, वी वर बैक होम। सर ये तो आप जैसे टेक्निकलिटीज की बात करें, अब थोड़ा सा इंडस्ट्री और बदलाव पर आते हैं, जो अब हमारी कार इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर बदलता जा रहा है। सबसे पहले सर अब लोग ये कह रहे हैं कि जो डीजल गाड़ियां हैं वो अब इतिहास हो जाएंगी, यानी क्या हम ये देख रहे हैं कि क्या डीजल कार्स भी अब डायनासोर्स की तरह हो जाएंगी कि थी कभी अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। देखिए, इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की एनवायरनमेंट इस वक्त ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। सो द मोर एम्फसिस ऑन environment, not on anything else. And on the basis of that, उसके अंदर the winner is the petrol vehicle, और the petrol vehicle जो है उसकी रिफाइनमेंट करके उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा के कुछ उसके अंदर इंजेक्शंस दे के एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जो मिशंस हैं फ्रॉम द टेल पाइप वो नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं, विद द रिजल्ट कि इन्वायरमेंट को बचा सकें। डीजल के अंदर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो तकलीफ देता है। हालांकि उन्होंने उसके अंदर भी इंजेक्शन लगा के जो यूरो 6 उन्होंने लेके आए हैं, दे हैव मेंटेन्ड, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स और फिल्टर के साथ दे हैव मेंटेन्ड टू सेव द एनवायरनमेंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पेट्रोल इज अ बेटर ऑल्टरनेट। अब सर ये पेट्रोल का भी अब जो या डीजल गाड़ियों का जो एक आप देख रहे हैं कि एक अपग्रेडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज आ रही हैं, तो ईवीज फ्यूचर है सर या बैटरी की टेंशन है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, ईवी इज नॉट द फ्यूचर, इट इज ओनली अ स्टॉप गैप। लेट मी टेल यू, ईवीज केम इन द 30s ऑल्सो, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, तब भी ईवीज आई थी, एंड दे वर वेरी इनकन्वीनियंट
टू चार्ज एंड चेंज बैटरीज, उसके वक्त चार्जिंग स्टेशंस नहीं होते थे। उनके बाद बैटरी स्वैपिंग होती थी, विद द रिजल्ट द फ्रंट एंड ऑफ द व्हीकल हैड टू बी टेकन ऑफ, lift the batteries out, put another set of batteries, cassette of batteries, and then put that entire thing back. So it was a good 2-3 hour operation and very inconvenient. Plus, on top of that, उनकी रेंज कम थी। अब तो आप 300, 400, 500 किलोमीटर की, इवन 1000 किलोमीटर भी कुछ क्लेम करते हैं लोग। सो बट उस वक्त इतनी नहीं थी। सो दैट्स द रीजन व्हाई ईवी डाइड। But EV now got refined. So with the refinement, they have now been able to get better mileage. सर ये माइलेज तो ठीक है, क्योंकि पहले भी जब आपकी और मेरी बात हुई थी, जब आपने मुझे थोड़ा समझाया था कि जो ये बैटरीज हैं, ये मतलब अभी आप लेते हैं, अभी आप गाड़ी स्क्रैप कर देंगे, या डीजल है चलिए वो कहीं हो जाएगा डाइल्यूट, लेकिन ये बैटरीज हैं, बैटरीज का आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि बैटरीज तो कहीं ना, आप उसको आप गाड़ भी दीजिए अगर पाताल में भी जाके, तो भी वो बैटरी वैसी की वैसी रहेगी। सबसे ज्यादा खराब चीज जो है वो है बैटरी। सबसे पहले तो उसको बनाने का जो मिश्रण है, दैट इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑलमोस्ट 100% जो उसके मटेरियल्स हैं, दे आर फ्रॉम द अर्थ। तो आप तो पहले तो वो डिप्लीट कर रहे हैं। दूसरा, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, देयर इज सो मच ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग रिफाइनमेंट के वेस्टेज ऑफ वाटर। वैसे भी आपको पता है पानी की इस वक्त किल्लत कितनी होती जा रही है। और तीसरा, जब बैटरी बन जाती है तो उसको जब हम चालू करते हैं, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, एसिड होते हैं, सो दैट एसिड स्टार्ट्स रिएक्टिंग। अब वो बैटरी इस्तेमाल करें या ना करें, बट द लाइफ ऑफ द बैटरी हैज स्टार्टेड। इट विल लास्ट यू मे बी 3 years or 5 years or 6 years, व्हाटएवर। बट उसके बाद जो उसका रिएक्शन अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर रह जाएगा, टॉक्सिन जो रह जाएंगे, दोज आर द मोस्ट डेंजरस आइटम्स फॉर द इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट को आप ना तो जला सकते हैं, ना गाड़ सकते हैं, ना उसको सी में फेंक सकते हैं। सो दैट इज नॉट, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं निकला जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। जो आप टॉक्सिन्स निकाल के कोई ऐसा केमिकल लगाएं जो उसको सारा न्यूट्रलाइज करके, एंड देन यू कैन मिक्स इट विद वाटर और यू कैन पुट इट इन द अर्थ, बट अभी तक नहीं आया। और सर ये भी इथेनॉल का भी जो काफी चर्चा हुई है, उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है, वो कहाँ तक सक्सेसफुल है सर? इथेनॉल इज एन ऑल्टरनेट फ्यूल। अब ऑल्टरनेट फ्यूल की बात करें तो पोस्ट वॉर एक फ्यूल यूज होता था नोन एज पावरीन। पावरीन वॉज अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। तो उसके साथ ये होता था, जो पेट्रोल के इंजन होते थे, दे यूज टू स्टार्ट ऑन पेट्रोल एंड रन थ्रू आउट। यूजुअली वो फार्मर्स यूज करते थे, क्योंकि उन ट्रैक्टरों के अंदर उस वक्त डीजल नहीं होता था, तो वो यूज करते थे। विद द रिजल्ट कि वो जब ट्रैक्टर सारा दिन चल लेता था, जब बंद करते थे, देन इट यूज टू बी रिवर्टेड बैक। केरोसिन बंद कर दिया और पेट्रोल के ऊपर बंद कर दिया, सो दैट द फर्स्ट स्टार्ट इज ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल करते थे उस टाइम के ऊपर इतनी R&D नहीं होती थी। विद द रिजल्ट वन डिडंट नो कि how much harm is happening to the metallurgy inside, because the metallurgy was basic. अब बना दिया, चल गया, चल पड़ा। आज जो इंजन बनते हैं वो 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, समटाइम इवन मोर, वो चल जाते हैं। तो अब जो आप, यू कैनॉट फूल अराउंड विद हैविंग मिक्सचर्स व्हिच आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द इंजन। तो विद द रिजल्ट जो हमारे मेटलर्जी है इज बिन लाइकवाइज, इट हैज बिन अपग्रेडेड। ठीक है। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है इंजन के अंदर विच इज नोन एज द कंबस्शन चेम्बर। द कंबस्शन चेम्बर इज द ड्राइएस्ट एरिया। उसके अंदर देयर इज नो लुब्रिकेंट। इन द गुड ओल्ड डेज पेट्रोल यूज्ड टू हैव लेड, एंड द लेड यूज्ड टू बी द लुब्रिकेंट फॉर दैट एरिया। Now the government and the refineries, they add a additive into it, with the result to keep that area lubricated. So अब जो ethanol आ गया है, it does its job. The vehicle is, engine is running, but उसके अंदर थोड़ा hygroscopic substances. With the result, आप जब तक तो इंजन चला रहे हैं तब तक तो there is no problem. You can run it from here to Timbuktu and back, there is no problem.
बट जब वो गाड़ी खड़ी कर देंगे 6 महीने, साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो जो कंबस्शन एरिया है विच इज ऑलरेडी एक्सपोज टू द एटमोसफियर, वहां से भी मॉइस्चर आता है, and certain residue moisture from the fuel will also be there. That is what is going to harm the engine. Now the point is, how long are these cars going to last? ये vintage cars नहीं बनेंगी, ये जो modern गाड़ियां हैं, they will die their own death. They have to die within 5 years or 10 years. In any case, अब जैसे हमारे रूल आ गए हैं 10 साल के और 15 साल के, so in any case they will perish. So there is no question of anybody grumbling कि वो मेरी विंटेज कार 50 साल पुरानी बेचारी इंजन सीज हो गया, वो नहीं होगा। बाकी विंटेज कार्स के अंदर आप ये फ्यूल ना डालें तो अच्छा है, और जो डालना पड़ता है तो उसके अंदर थोड़ा लुब्रिकेंट जरूर डालिए टू कीप इट लुब्रिकेटेड। हालांकि इन्वायरमेंट के लिए इट इज़ नॉट वेरी गुड। इथेनॉल की बात आप कर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी गुड। No, in the oil additive into fuel. You see, what you are trying to do is to save the environment. You don't have any oils and lubricants to save the environment. अब वही पेट्रोल के अंदर आप थोड़ा सा lubricant डालेंगे तो it will create a little bit of environment disturbance. Exactly. But that is limited. आप कितनी विंटेज गाड़ियाँ चलाते हैं, this is only to save the engine from getting damaged. तो उसको बचाने के लिए आप उसमें लुब्रिकेंट डाल के उसको बंद कर दीजिए, then there is no problem. अब सर ये थोड़ा सरकार की नीतियों पर आते हैं। अभी जिस तरीके से जीएसटी स्लैब्स कट हुए, उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें एक बूम देखने को मिलेगा। अब जैसे क्योंकि अब फेस्टिविटीज अब ये आने वाली हैं, आपको भी क्या लग रहा है, क्योंकि ये जीएसटी जो कट रेट्स होंगे, अब लोग जो है एकदम भागेंगे क्योंकि अभी श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रे शुरू होंगे आगे, मतलब तो पूरा एक माहौल है, तो अब ये एक बूम मिलने की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो जब ये जीएसटी का अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, तो मैंने तो अपने दिल में यही सोचा था कि मैंने कहा थोड़ी हिंदुस्तान में दिवाली जल्दी आ गई लोगों के लिए, क्योंकि देयर वर सर्टेन कंपनीज which offered those discounts of GST right from the next 2 days onwards. They didn't wait कि वो 22 सितंबर के बाद ही आपको GST की रिबेट्स मिलेंगे। कुछ लोगों ने तो पहले ही देने शुरू कर दिए, बट ठीक है, दैट वाज टू अट्रैक्ट, वो कहते हैं द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो दैट वाज टू कैच द अर्ली बर्ड। बट जो फेस्टिव डिस्काउंट्स आएंगे, I think one should wait for those, because जो मैन्युफैक्चरर्स की इन्वेंट्रीज हजारों लाखों के अंदर इस वक्त पड़ी हुई हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी ऑफसेट। तो जो आपको वो नहीं ऑफर्स करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करके रखेंगे। दे विल बी लूजिंग इंटरेस्ट, प्लस दे विल बी लूजिंग पार्किंग स्पेस, सो ऑल दोज थिंग्स कॉस्ट मनी। सो एवरीथिंग विल हैपन एज यूजुअल, प्लस बोनस इज दैट जीएसटी आपकी कम हो जाएगी। So now there will be two bonuses आएंगे अब लोगों के पास। तो मतलब ये जो हैंड ब्रेक जो लगा रखा था सरकार ने, वो अब उसको डाउन कर दिया, we can say that ना। तो मतलब लोगों को थोड़ा आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए कम से कम, क्या ऑफर्स आते हैं। मेरा तो यही विचार है कि आफ्टर ऑल मैन्युफैक्चरर्स ने स्टॉक बना के रखे हैं अपने संभालने के लिए, थोड़ी ना हलवाई जब कब तक शोरूम के अंदर अपनी बर्फी संभाल के रखेगा, बनाई है तो बेचेगा। अब वो बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने भी बेचनी है, तो जो फेस्टिव डिस्काउंट्स मिलते हैं वो जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, और साथ साथ में ये जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। सो द बेस्ट इज टू वेट अ लिटिल एंड सी द फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है। सर अब आजकल एआई की जिस तरीके से बात की जाती है कि एआई अब भविष्य है, तो क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी अगर बात की जाए तो ऐसा मतलब संभव है? क्योंकि टेस्ला में तो हम देखते थे कि भैया ड्राइवर बैठ जाए आराम से, अब एआई में भी कुछ ऐसे आपको अपग्रेडेशंस देख रही हैं कि भैया बैठे आराम से और हमें ऑफिस छोड़कर गाड़ी आ जाए अपने आप? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे रहते हुए तो नहीं आने वाली, बिकॉज हमारी तो पॉपुलेशन बूम इतनी जबरदस्त है कि हम तो एआई को भी फेल कर देंगे। सो आई डोंट थिंक कि एआई इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हमारे हिंदुस्तान के अंदर। बट यस, जिस कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन कम है, सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ कम हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि जो हमारे सेंसर्स हैं और रेडार्स हैं जो गाड़ियों के अंदर, उनके साथ साथ में उन्होंने बैकअप्स भी दिए हुए हैं कि एक रेडार फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेगा। सो
देयर आर चांसेस कि 99% आपको सेफ्टी मिलेगी. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स इन अमेरिका व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड बाय टेस्ला. मैं सर यही पूछना चाह रही थी क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके का ट्रैफिक है अभी भी हम लोग से गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी हमारे को भी लगता है कि बार बार क्लच ब्रेक दबा दबा के हम लोगों के पाँव थक जाते हैं. तो क्या कभी ऐसा होगा यार यार बैठे हैं आराम से रिलैक्स होके एक झपकी मार ले भैया तुम चलाते रहो. इज दैट पॉसिबल इन इंडिया? नहीं, मेरे हमारे होते हुए तो नहीं होने वाला. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बाकी ये जरूर है जब ये हाईवेज हमारे बन जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट इतने बढ़िया हाईवेज बना लेंगी कि जिसके साथ एआई कैन correlate with the highways. If the highways are technically qualified to mate with the AI of the car, then there are chances कि आप अपनी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर सके. बट नॉट ऑन टाउन रोड्स. हमारे टाउन रोड्स के अंदर तो कुत्ते बिल्ली और साइकिल वाले और रिक्शा वाले वही नहीं आपको चलने देंगे. क्योंकि हम तो कई बार ढाबे पे भी रुकते हैं तो कई बार क्या मतलब एआई ये भी आ जाए कि भैया ढाबा है तो रोक लीजिएगा आगे जाके. बिल्कुल. अच्छा सर एक अब भविष्य की थोड़ी बात करें जैसे हमने कहा कि भविष्य कैसे देखता है विंटेज और क्लासिक कारों का भविष्य अब आपको कैसा दिख रहा है कि मतलब क्या ये सस्टेन अब कर पाएंगी या अभी धीरे धीरे ये जो समय है अभी ये खत्म ही होता जाएगा? देखिए विंटेज कार्स इज अ पीस ऑफ आर्ट. और वो जैसे कि आर्टिस्ट हमारे एम.एफ. हुसैन साहब ने ये किया था या मोनालिसा बनाई थी, ऐसे ही जिन्होंने आर्टिस्ट लोगों ने ये गाड़ियाँ बनाई, उन्होंने एक्चुअली बहुत सुंदर गाड़ियाँ बनाई थी अपने टाइम पे. और दोज वर द अर्ली ईयर्स एंड दे हैड सो मच टाइम कि इतनी निटी-ग्रिटी उसके अंदर कर सके और उतनी माइन्यूटली वो गाड़ी बना सके कि आज वो बनाना मैं जब कभी ऐसी गाड़ी असेंबल कर रहा होता हूँ तो आई रियली टेक माई हैट ऑफ टू दैट पर्सन जिसने डिज़ाइन किया और फिर जिसने उसको असेंबल किया. एक छोटे छोटे जैसे आप कान के बुंदे हैं या नाक की हैं तो वो जैसे वहाँ पर डायमंड्स की तरह. नक्काशी जिसको बोलते हैं कि हाँ मतलब बिल्कुल. क्रिएटिविटी वो चाहिए. क्रिएटिविटी उनको लगा रखी टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल थिंग. तो दोज वर ब्यूटीज. और वो ब्यूटीज बहुत सालों तक चलेंगी. अभी तक सरवाइव कर गई हैं. दे एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ इन द म्यूजियम्स. वो सड़कों के ऊपर आपको नहीं मिलेंगी. बिल्कुल. और वो जब निकलेंगी वो सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए निकलती हैं. जैसे आपने सुना होगा पेबल बीच जी जी. जब यूरोप के अंदर है. ऐसे अब वहाँ पर बहुत सारे टूर्स हो गए हैं. वो टूर्स इस करके हो गए हैं कि जिन जिन लोगों के पास ऐसी ब्यूटीज हैं दे शुड हैव द चांस ऑफ डिस्प्लेइंग टू द वर्ल्ड व्हाट ब्यूटीफुल कार्स दे आर एंड यू. और जाके देखिए और उनको आंखों का सुख लीजिए बिल्कुल मतलब. सुकून दीजिए अपनी आंखों को हाँ. कि ऐसी चीज भी होती थी एंड यू कांट बिलीव इट. एग्जैक्टली. So although you can't touch them, but you can at least see them and see the beauty which was created. So those were Mona Lisas of that time which they have survived that time और अभी भी करेंगी क्योंकि 90% of those vehicles are already secure in museums. सर आपको अब फ्यूचर क्या दिख रहा है कि मैं अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक तो हम पहुंच गए हैं अब आगे आने वाला जादू क्या है? क्या ये उड़ने वाली कारें होंगी पानी पे चलने वाली होंगी? कैसे आप देख रहे हैं प्रोग्रेस आने वाले दिनों के अंदर देखिए एक तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी जोर पकड़ रही है. और साथ साथ में जो हमारी पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां हैं नाउ दोज इंजन्स आर बीइंग अपग्रेडेड टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज वेरी कंबस्टिबल गैस, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. हाइड्रोजन की आपको शायद पता नहीं है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाइड्रोजन शिप्स होती थी हमारी. And why they were banned was because with friction there used to be a spark and they used to ignite. So जो भी आग पकड़ती है आग पकड़ते थे और जो पैसेंजर होते थे इट वाज लाइक अ क्रैश. तो वो बैन हो गई. तो विद द रिजल्ट हैंडलिंग हाइड्रोजन इज वेरी वेरी वॉलेटाइल. तो अब वो क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि दे विल पुट अ जनरेटर इन द कार इटसेल्फ विच विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन सीटू. जैसे इंजन है पेट्रोल की जगह आपने पानी डाला और पानी को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर निकाल के और वो हाइड्रोजन से आपने इंटरनल कंबस्शन इंजन को चलाया एंड द रेजिड्यू इज नथिंग बट वाटर. सर ये एक आपने क्रैश की एक बात करी उससे मेरे को एक जहन में एक बात आई कि अभी आपने देखा होगा हालिया में दिल्ली के अंदर जो BMW ये धौलक वहाँ पे जो पूरा केस हुआ. अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ियों के साथ अब जैसे ये लोग ड्राइव करते हैं
मतलब एक इमोशन होता है ना सर कि आप गाड़ी आराम से चलाएं, चलिए एक्सीडेंट्स हैं रोड पे होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की अभी मामले सामने आते हैं, अब परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि भाई इतनी हैवी ड्यूटी गाड़ी है, टॉपल कैसे हो सकती है, तो क्या कुछ ऐसे भी रहता है कि कुछ गाड़ियां क्या चिपक के चलती हैं, उनके टॉपल होने के चांसेस कम रहते हैं? आर देयर चांसेस फॉर द कार्स? देखिए, देयर इज नथिंग विच इज सिक्योर। हम्म। आप यू हैव टू हैंडल स्पीड। अब आप बीएचपी की बात करते हैं, पहले ज़माने के अंदर 10 हॉर्स पावर का इंजन होता था जो ज़्यादा से ज़्यादा 35 बीएचपी निकालता था। कितना भगा लेंगे आप उसको, कितना उसको चला लेंगे। टुडे यू हैव 400 बीएचपी कार, 600 बीएचपी कार, 1000 बीएच 100। अब वो चलाने की जगह कहाँ है? हमारे पास कोई एयरपोर्ट तो है नहीं कि हम ट्रैक के ऊपर उनको चला रहे हैं। हम वही गाड़ियों को अपनी गाड़ियों इन मेट्रोज के अंदर चलाने की कोशिश करते हैं। विद द रिजल्ट हमको एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ हैंडलिंग दैट। इट इज़ लाइक सिटिंग इन अ रॉकेट। अब रॉकेट के अंदर बैठ के उसको गाइड करेंगे तो हाउ विल यू डू इट? यू फर्स्ट हैव टू गेट अ पायलट लाइसेंस, जिसके साथ आपको वो रॉकेट चलाने का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप चला सकते हैं। 400 बीएचपी की गाड़ी लीजिए या 300 बीएचपी की गाड़ी ली, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू हैंडल द एक्सीलेटर, और वो उसके अंदर कितनी पावर है और कितना ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको चाहिए गाड़ी को रुकने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंटिफिक। तो जो आपने ऐसे काम करने भी हैं तो यू हैव टू गो ऑन अ ट्रैक, वहां जाके अपना स्टीम निकालिए, नॉट ऑन दी डोमेस्टिक रोड्स। और सर क्योंकि ये हादसे होते हैं इसी करके। और वो गाड़ी जाके पेवमेंट के एज में लगी एट अ क्रिटिकल एंगल, एनीथिंग विल फ्लिप, तो वो फ्लिप कर गई। इस स्पीड पे गई है और जो क्रिटिकल एंगल पे लगी है, इट कुड बी BMW, इट कुड बी लिम्बॉर्गिनी, इट कुड बी रोल्स रॉयस, इट कुड बी एनीथिंग। स्पीड कितनी लगती होगी सर ऐसे टॉपल जब होती हैं गाड़ियां, मतलब वाकई हाई स्पीड रहा होगा तभी? डेफिनेटली इट हैज टू बी मोर देन 150-200 किलोमीटर जो आपने मारी है उसको। क्रिटिकल एंगल के ऊपर लगे तो मे बी इवन 100 किलोमीटर पे वो फ्लिप कर जाएगी। सर आजकल की जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं, वाकई पहले हम देखते थे कि एक इमोशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि इमोशन जुड़ा होता है, आजकल क्या लोगों का गाड़ी खरीदना एक इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि वो ज्यादा है? देखिए, आजकल की तो यूटिलिटी है। आप गाड़ी जो खरीदते हैं शौक के लिए खरीदते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए खरीदते हैं। देयर आर वेरी फ्यू जो जेन्युइन अपने यूटिलिटी के लिए खरीदते हैं, कम्यूट करने के लिए, टू वर्क एंड बैक, उनके लिए है। बाकी जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे लग्जरी कार जिनको कहते हैं आप, मर्सिडीज, ऑडीज एंड BMWs एंड सो ऑन, लिम्बॉर्गिनीज एंड सो ऑन, so they are basically to show to the world that, you know, don't mess with me, man. So that sort of an attitude they have. तो वो उसके लिए ज्यादा है। बाकी यूटिलिटी की गाड़ियां तो मेरे अपने हिसाब से 3-4-5 लाख रुपए से लेके और 30 लाख रुपए के अंदर अंदर गाड़ियां हैं जो विच आर एक्चुअली जिसको आप परफेक्ट कार आप बोल सकते हैं। There are perfect cars. There is nothing lacking in them. They've got all the comforts. They've got all security, safety measures. उनके अंदर सारे gizmos हैं, safety features हैं, seat belts हैं, airbags हैं, everything is there. And they are very safe. And they are utility vehicles. आप डेली काम पे जाना चाहते हैं, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, so you are safe. बिल्कुल. As long as you wear a seat belt. Because seat belt is the most important part. You could be sitting in the most secure vehicle like Cyrus Mistry Saab. बिल्कुल. He was sitting in a BMW and he didn't wear a seat belt. So just too bad. So you have to be belted down. And you have to make sure कि जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, they all have to wear a seat belt. ये तो खैर आपने बहुत अच्छा एक सेफ्टी प्रोसीजर बताया सर। एक मेन बात तो ये भी है कि जब लोग आपको देखते हैं या युवा आजकल के आपको देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी ऐसा करियर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बनाए। उसके लिए लोगों के पास मतलब वो कैसे अपनी आगे की पढ़ाई या उसको कैसे फॉरवर्ड लेके जाएं, जो वाकई वो भी एक ऑटोमोबाइल में जिसका जज्बा है, पैशन है आपकी तरह, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए? देखिए, ये पैशन की बात है। अब आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तो यू वोंट बिलीव, कुर्सी से गिर जाओगे। मेरे को मार के मेरी माँ ने मेरे को BA कराई थी हिस्ट्री ऑनर्स की। और देखिए अब कर क्या रहा हूँ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलती है, कैसे बनती है। सो इट इज जस्ट पैशन, एंड दैट पैशन ओवरटुक द एक्चुअल एजुकेशन। आई एजुकेटेड माई सेल्फ। मैं दुनिया को कहता हूँ, मैं क्या इंजीनियर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, मेरे को इंजीनियर बनने के लिए 25 साल लगे, क्योंकि आई हैड टू गो थ्रू द टफ वे, ऑन द फ्लोर शॉप, टेस्ट एवरीथिंग माई सेल्फ,
अपने हाथ से किया, सीखा, तब मैंने अपने आप को सिखाया। बट नॉर्मली जो एजुकेशन है आपको 5 साल के अंदर सारा कुछ पढ़ा दिखा के दे देते हैं। बट आई ऑल्सो नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, देयर आर सम लर्नेड पीपल हु डोंट हैव द बेसिक नॉलेज। जैसे कि हम गाड़ी में काम कर लेते हैं या इंजन में हाथ डाल देते हैं, वैसे वो नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल होना आपको बेहद जरूरी है रेदर देन किताबी कीड़ा होने के। बिल्कुल, किताबी कीड़ा होना इज ऑल राइट, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब जितने भी आपके हाई एंड इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, और ये जितनी भी आप हाई एंड चीजें देख रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग रन बाय मैकेनिक्स, रोड साइड मैकेनिक्स। दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, जिनको लाखों करोड़ों रुपए ईयरली उनकी सैलरीज है। सो ऐसे ही जो हमारी टेक्नोलॉजीज गाड़ियों के अंदर आ रही हैं, रिफाइनमेंट्स आ रही हैं, अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पहुंच जाएगी कि हमारी गाड़ियां विल आल्सो बी मेंटेन्ड बाय इंजीनियर्स, नॉट बाय रोड साइड मैकेनिक्स। रोड साइड मैकेनिक्स टायर पंचर लगा देंगे या टायर व्हील बदली कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं कर सकेंगे। और सर मेरा आखिरी सवाल आपसे आता था ये है कि आदमी जब अपनी गाड़ी खरीदने जाए तो उसको दिल लगाए या दिमाग से खरीदे, क्या कराना चाहिए? मेरा तो अपना हिसाब है कि दिमाग पहले लगाना चाहिए और साथ में फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। डोंट पुश योर फीलिंग्स ऑन टू योर फैमिली। आप जाइए, बच्चों को लेके जाइए, वाइफ को लेके जाइए, प्लस ऑफ कोर्स अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट। इफ योर डेली रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू ट्रैवल टू वर्क एंड बैक in that car, then you have to see your comfort also. But besides your comfort, you have to also make sure कि weekends के ऊपर हमारे बच्चों ने और हमारी वाइफ ने भी enjoy करना है वो, so they should also have the access to that comfort. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके, जो आपका पूरा जर्नी लेकर और आपने जो इनोवेटिव स्टाइल में फ्यूचरिस्टिक कार्स के बारे में भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, ये खुली किताब का जो आज का ये पन्ना है, इसको आज हम यही करते हैं और पलटते हैं। पलटने से मेरा मतलब ये है कि आगे की जितने भी एपिसोड होंगे उसमें कुछ नई शख्सियत के साथ हम आपसे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपने पन्ने हैं बताने के लिए। तो जब ये किताब को हम पढ़ते हैं ना, तो सब किताब पढ़ते जरूर है लेकिन अपने नजरिए से। कुछ ऐसे ही कुछ और मजेदार पॉडकास्ट लेकर मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।